नियर फ्यूचर में एक खूबसूरत लड़की ने एक स्टाइल ड्रेस और मेकअप पहना है जो यूज बहुत पसंद है। दूसरी खूबसूरत लड़की को उसका लुक बहुत पसंद आता है और वो चाहती है कि डिजाइनर इत्सु उसके लिए भी वैसा ही स्टाइल बनाए। सो एक रूलर, सेल फोन, पेंसिल और लिपस्टिक हाथ में लिए उसकी तरफ दौड़ता है। पता चलता है कि इत्सु एक टीनेज लड़का है और वो मदद करने में खुश है। प्रेजेंट में वापस इत्सु बताता है कि उसकी 7 बहन हैं, सब जापान की टॉप टियर एंटरटेनर्स। उसका काम उनका एंटरटेनमेंट असिस्टेंट बनना है और हर दिन की तरह वो अपने कंप्यूटर पर बिजी है। उसका सेल फोन सडनली बजता है और वो देखता है कि उसकी माँ का मैसेज है कि उन्हें उसका आधावी बर्थडे फैमिली डिनर पर सेलिब्रेट करना चाहिए। अनएक्सपेक्टेडली वो घर आता है जहां फैमिली यू से क्रीपी स्कल डिजाइन वाला बर्थडे केक देती है जिसके चारों तरफ कैंडल्स लगी हैं। केक पर एक कार्ड लिखा है, फेयरवेल इत्सु। उसकी माँ और उसकी सातों बहनें डाइनिंग रूम में उस क्रीपी केक के आसपास इकट्ठी हैं और यूज बताती हैं कि आज वो दिन है जब वो उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं रहा। इत्सु हैरान रह जाता है क्योंकि उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था। वो अपनी माँ से पूछता है कि उसने क्या मतलब निकाला जब उसने कहा कि वो अब उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। यूज लगता है कि ये कोई प्रैंक है या कोई सरप्राइज आने वाला है। उसकी आइडल ट्विन सिस्टर, फिफ्थ डॉटर मत्सु, यूज बेवकूफ कहती है और कहती है कि यूज अपना भाई कहने में शर्म आती है। एक्ट्रेस और थर्ड डॉटर मिका मत्सु से सहमत होती है और सोचती है कि यह यकीन करना मुश्किल है कि वो सच में जुड़वा हैं। यूट्यूबर और सेवन सिस्टर याकी कमेंट करती है कि यूज प्रैंक करना बेकार होगा। दूसरी बेटी फूदा भी यची जैसा ही सोचती है। एक्ट्रेस और फर्स्ट डॉटर आयो यूज बताती है कि उसके जैसे हाफ ब्रीड्स उनकी अमागासाकी फैमिली में नहीं आते। वॉइस एक्ट्रेस की फोर्थ डॉटर शिकी सबकी क्रूली पर हंसती है और सोचती है कि यूज शराम से मर जाना चाहिए। मीनवाइल सिक्स्थ सिस्टर नाना अपने सेल फोन में इतनी बिजी है कि कुछ नहीं बोलती। टैलेंट एजेंसी सीईओ और माँ अम्माना समझाती है कि इत्सु जैसे मर्द गंदे स्वार हैं और अमागासाकी फैमिली में नहीं होने चाहिए। इत्सु को पसीने छूट जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पाता कि उनमें से कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा और ना ही उन्हें इस बात की परवाह है कि यूस निकाला जा रहा है। वो कहता है कि वो दोबारा सोचें और घोषणा करता है कि वो ही उसकी एकमात्र फैमिली है। कुछ बहनें उसके शब्दों पर हल्की मुस्कुराती हैं या धीरे से हंसती हैं। मत्सु यूस बताती है कि भीख मांगना बेकार है क्योंकि शुरू से ही किसी ने यूस फैमिली नहीं समझा। इत्सु पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब वो इतने सालों से साथ रह रहे है ना। अम्मना अपने बेटे को बताती है कि उन्होंने यूसी सिर्फ एक कंडीशन की वजह से रखा था। वो बताती है कि उनकी दड़ी की विल में लिखा था कि वो अपनी इनहेरिटेंस का पैसा अपनी एजेंसी के लिए तभी यूज कर सकती हैं अगर वो इत्सु को अपने घर में रखें जब तक वो 8 साल का नहीं हो जाता। यूज ये कहने में कोई शर्म नहीं आती कि उनका फैमिली बॉन्ड सिर्फ पैसे के लिए था और उनमें से किसी ने भी उससे कभी प्यार नहीं किया। सारी बहनें यूज बताती हैं कि वो उनके लिए हमेशा एक न्यूसेंस ही रहा है। माँ मुस्कुराती है और यूज सुकून मिलता है कि उसका रिश्ता उससे आज खत्म हो गया। सभी बहनें या तो मुस्कुरा रही हैं या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब माँ कहती है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसके आधावी बर्थडे तक थी। वो उसे हैप्पी बर्थडे और फेयरवेल कहते हैं लेकिन उसकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे पूरा कमरा मौत से भरा है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं जब वो सोचता है कि उसने हमेशा उन्हें फैमिली माना था। अमना उसे फ़ोन वहीं छोड़कर जाने को कहती है ताकि घर से कोई लीक ना हो। एक भले बेटे की तरह इत्सु अपनी माँ को बताता है कि वो समझ गया है। गहराई में वो खुद को याद दिलाता है कि वो रोए नहीं ताकि वो उनके लिए और बोझ ना बने। जब वो अपना फ़ोन डाइनिंग टेबल पर रखता है, लड़कियां या तो राहत की सांस लेती हैं कि फाइनली ये ख़त्म हो गया या उस दफ़ा होने को कहती हैं। अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बावजूद इत्सु मुस्कुराता है और अपने आंसू रुकता है। गहराई में वो खुद को बताता है कि वो सब कुछ के लिए कितना शुक्रगुजार था। जब वो अपना लगेज लेकर बाहर जाता है वो आखिरी बार फैमिली मैंशन की तरफ देखता है। आंसुओं के साथ वो अमागासाकी फैमिली को अपनी आखिरी गुड बाय कहता है। वो अपना सारा सामान लेकर चला जाता है। उसका फ्यूचर वर्जन कहता है कि एक दिन वो एक खूबसूरत लड़की से मिलेगा जो उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना देगी। फ्यूचर में सू लड़कियों से घिरा होगा जो उसकी फैमिली की तरह उसका ख्याल रखेंगी। इत्सु अपने नए छोटे अपार्टमेंट में अपने बेड पर लेता है। ऐसा लगता है कि उसमें उतने की एनर्जी नहीं है क्योंकि वो अभी भी सोच रहा है कि अब उसके पास नॉर्मल लाइफ का कोई चांस नहीं है। वो आंसुओं में डूब जाता है जब वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसने खो दी हैं।
अगली सुबह इट्सुकोशी एकेडमी के स्कूल चेयरमैन के ऑफिस में जाता है। यूस ये कहने में शर्म आती है कि वो ड्रॉप आउट कर रहा है। स्टूडेंट आइडल अशोका अंदर आती है और यूस बताती है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वो इतनी जल्दी ड्रॉप आउट कर देगा। इट्सु को याद आता है कि अशोका दुनिया के सुप्रीम आइडल ग्रुप एस्टेरिस का हिस्सा है। वो बिना किसी शक के जानता है कि वो जापान की नंबर 1 आइडल है। इट्स सू खुद को बहुत लकी महसूस करता है कि उसके जैसे मामूली इंसान की कोई इतनी परवाह करता है। वो उसकी काइंडनेस पर खुशी से रोता है। चेयरमैन साकू अपनी बेटी को शांत रहने को कहता है क्योंकि ये डिसीजन इट्स सू का है। सकू उसे पूछती है कि उसे ड्रॉप आउट करने की क्या वजह है। वो बहुत खुश दिखती है और अपनी उम्मीद दिखाती है कि वो अपनी माँ और बेटी के साथ शेयर करेगा। माँ और बेटी अपनी सीट के किनारे पर बैठी उसके बोलने का इंतज़ार कर रही हैं। यंग मैन उन्हें बताता है कि कोई वजह नहीं है। यह सुनकर अशोका इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो उसे मुक्का मारना चाहती हैं। इट्स सू बताता है कि यूज़ गिल्टी महसूस हो रहा है क्योंकि कोशी एकेडमी एक ऐसा स्कूल है जो सेलिब्रिटीज़ के टैलेंट को बढ़ावा देता है, फिर भी वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ रहा है। वो समझाता है कि सेलिब्रिटी ना होते हुए भी ऐसे स्कूल में पढ़ना उसे स्कूल के नाम की बेइज्जती लगती है। वो उन्हें याद दिलाता है कि वो वैसे भी मुश्किल से ही स्कूल गया था, तो ऐसा ही है जैसे वो ऑलरेडी ड्रॉप आउट कर चुका है। उसकी सिचुएशन के बारे में और जानने के लिए अशोका उससे पूछती है कि उसकी 60 टॉप सेलिब्रिटी सिस्टर्स को सपोर्ट करने में कितने लोग शामिल हैं। वो देखती है कि उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही है, तो वो समझती है कि वो पूछ रही है कि क्या उसकी बहनों के लिए प्रोड्यूसर्स, मैनेजर्स, मेकअप आर्टिस्ट्स और दूसरे लोग हैं। सू को ये कहने में शर्म आती है कि उनके पास कोई टीम नहीं थी और वो अकेला ही अपनी बहनों का ख्याल रखता था। अशोका गुस्सा हो जाती है क्योंकि यूज़ लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। इट्स सू को समझ आता है कि वो चेयरमैन के ऑफिस में क्यों है। अशोका घबरा जाती है और कुछ कह नहीं पाती। उसकी माँ अशोका की शर्म के बावजूद उसे बताती है कि उसकी बेटी ने सिक्योरिटी को बताया है कि जब भी इट्सू स्कूल आए तो उन्हें इन्फॉर्म करे। सू और घबरा जाता है और गुस्से में आ जाता है। लड़की उस बताती है कि वो ऐसे क्यूट लगती है। लड़की गुस्से से उसकी तरफ देखती है तो लड़का सॉरी बोलता है। लड़की उसे क्यूट कहना बैंड करने को कहती है। सू तुरंत कहता है कि वो अब नहीं करेगा। अशोका रोती है और शिकायत करती है कि वो ऐसा क्यों नहीं करेगा। लड़का कंफ्यूज्ड हो जाता है। अब भी जब वो रोती और शिकायत करती है, इट्सू यूज क्यूट ही सोचता है। सकू खनसाती है सबको टॉपिक पर वापस लेने के लिए। वो इट्सू से पूछती है कि स्कूल छोड़ने के बाद वो क्या करना चाहता है। लड़का वो सभी समय याद करता है जब वो अपने कंप्यूटर पर अपनी बहनों को सपोर्ट करने में बिज़ी रहता था, तो उसके पास अपनी उम्र के एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह जीने का समय नहीं था। वो जवाब देता है कि वो एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहता है जहां वो पढ़ सके, दोस्त बना सके और शायद एक गर्लफ्रेंड भी बना सके। उसकी आंखों में चमक के साथ वो घोषणा करता है कि वो एक ऑर्डिनरी यूथ लाइफ एंजॉय करना चाहता है। सकू को उसका जवाब पसंद आता। कुछ घंटों बाद इत्सु एक अनजान टाउन में जाता है जहां वो अब से रहेगा। वो बताता है कि सकू ने उसके लिए ट्रांसफ़र और एक डॉर्म रूम अरेंज किया है। यूज़ याद आता है कि उस औरत ने यूज़ ये भी बताया था कि वो ये अपनी बेटी के लिए कर रही है। भले ही यूज़ नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसकी सबसे बड़ी राहत ये थी कि सकू ने उसका पहला रेंट और खर्चे भी कवर कर दिए थे। जब वो सड़क पर चलता है, वो पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में सोचता है ताकि वो उसे वापस चुका सके। इत्सु मुस्कुराता है, सोचता है कि ये उसके नॉर्मल लाइफ के सपने की एक नई शुरुआत है। बाद में वो 2 आदमियों को एक औरत की तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ते हुए देखता है। लड़की उन्हें इग्नोर करती रहती है, लेकिन आदमी उसे अपने साथ आने के लिए मना करना बैंड नहीं करते। इत्सु को चिंता होती है कि इसका मतलब है कि ये टाउन सेफ नहीं है और यूज स्ट्रीट ब्रॉल में फंसने में बस थोड़ा सा समय लगेगा।
वो देखता है कि लड़की कितनी डरी हुई लग रही है, तो वो अपनी चिंता भूल जाता है और उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। जैसे ही एक लड़की को परेशान करने वाला उसे छूने की कोशिश करता है, इत्सु उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक देता है। लड़का उसे कहता है कि यूज़े मत छूना। दोनों आदमी सू से कहते हैं कि वो हट जाए, नहीं तो उसे चोट लग जाएगी। लड़का उन्हें गलत समझ लेता है और सोचता है कि शायद लड़की ही खतरनाक है। वो दोनों से कहता है कि वो उन्हें बचाएगा। इससे उसका घमंड चोट खाता है और वो उसे मुक्का मारने के लिए हाथ उठाता है। आदमी चूक जाता है और इत्सु उसका तेजी से आता हुआ हाथ पकड़ लेता है और मोमेंटम का यूज़ करके यूज़ फेंक देता है और यूज़ घुमाता है जब तक वो ज़मीन पर गिर नहीं जाता। आदमी अभी भी प्रोसेस कर रहा है कि क्या हुआ जब वो ज़मीन पर लेता है। सो यूज़ वार्निंग देता है कि यूज़ एकिडो और कुछ और मार्शल आर्ट्स आते हैं यूज़े धमकाने के लिए। इससे दोनों आदमी भाग जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वो अपना बदला लेंगे। अब जब वो चले गए हैं, इत्सु अपना पसीना पूंछता है और अपनी घबराहट महसूस करता है। यूज़े याद आता है कि उसने कितनी बार ट्रेनिंग की थी अपनी सेलिब्रिटी बहनों को हर तरह के खतरों से बचाने के लिए, जैसे स्टॉकर्स, परवर्ट्स और किलर्स। उसके पीछे से औरत यूज़ बुलाती है। इसे सू उसे देखता है और पहली बार देखता है कि वो कितनी खूबसूरत है। जब वो ऑकवर्डली यूज़ मदद करने के लिए थैंक करती है, करीब से देखने पर वो शर्मीली और शांत लगती है, जो यूज़ इत्सु की आंखों में और भी खूबसूरत बनाती है। लड़के को वो बिल्कुल एक एंजल जैसी लगती है। लड़की रोती रहती है और अपनी राहत का इज़हार करती है कि वो जिंदा है। उसकी डीड की एग्जैजरेशन से उस पता चलता है कि वो कितनी डरी हुई थी और यूज़ उसके सर पर थपथपाता है। यूज़ थपथपाने से उसे नॉस्टैल्जिया महसूस होता है जब वो और उसकी बहनें बच्चे थे। यूज़े ये एहसास नहीं होता कि वो कितनी घबराई हुई और अनिच्छुक दिख रही है जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। जिस पल उसे एहसास होता है, वो तुरंत खुद को पीछे खींच लेता है और माफ़ी मांगता है। यूज़ ये याद करके और भी शर्म आती है कि उसने यूज़ पकड़ने के लिए अपना हाथ तक बढ़ाया था। लड़की यूज़ न देखने की कोशिश करती है जब वो अपना नाम लड़के को बताती है। उसका नाम भी यूज़ क्यूट लगता है। लड़की उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम सू बताता है। साथ ही अपने पिता का सरनेम सकासे भी बताता है ताकि यूज़ ये पता ना चले कि वो हमागासाकी नहीं है। सडनली उसका पेट ज़ोर से गुर्राता है। यूज़ ये कहने में शर्म आती है कि उसने अभी तक न्यूट्रिएंट जेली के अलावा कुछ नहीं खाया है। इसे उसे बताती है कि वो उसके लिए कुछ करेगी, उसकी काइंडनेस का शुक्रिया अदा करने के लिए। कहानी का प्रारंभ एक पारिवारिक रेस्टोरेंट में। हाँ, सू को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वहां का स्वादिष्ट भोजन देखकर सू जैसे खाने की दुनिया में डूब जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि कोई इतनी सुंदर लड़की उसे एक पारिवारिक रेस्टोरेंट में खाने का निमंत्रण दे सकती है। हाँ, उसे पहले की मदद के लिए धन्यवाद कहती है और कबूल करती है। मैं उस समय इतनी डर गई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। सू मुस्कुरा कर कहता है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे तो उल्टा तुम्हें इस स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन हाँ, दृढ़ता से कहती है, नहीं, तुम गलत हो। एक पल के लिए उसका व्यवहार बदल जाता है। सू हैरान हो जाता है कि क्या वाकई उसने ऐसा कुछ कहा था। उसकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि सू सोचने लगता है कि हर जगह लोग उसे ही देखते होंगे। और सच में वहां मौजूद लोग उसे देख भी रहे थे और उसकी सुंदरता की चर्चा भी कर रहे थे। बस उसका कॉफी पीना तक सू को किसी देवी की तरह प्रतीत होता है। अचानक एक वेट्रेस आती है और हा के लिए एक लिमिटेड एडिशन स्ट्रॉबेरी पार्फे लेकर आती हैं। पार्फे के ऊपर खरगोश के आकार की चॉपलिंग देखकर हा की आंखें चमक उठती हैं। उसे ये इतना प्यारा लगता है कि वह अपने फोन से उसकी तस्वीर खींच लेती है। उसे इस तरह से खुश देखकर सू उसे और भी ज्यादा लड़की सुलभ और प्यारी समझता है। हाँ नोटिस करती है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी प्यारी लग रही है पार्फे के साथ। ये सुनकर वह थोड़ी संकोच में आ जाती है। सू महसूस करता है कि वह अचानक नीचे देखने लगती है, तो पूछता है, क्या हुआ? हाँ कहती है, मुझे संकोच और शर्म महसूस हो रही है। लोग मुझे देखकर सोचते हैं कि मुझे क्यूट चीजें पसंद हैं,
जबकि मैं तो थोड़ी परिपक्व लगती हूँ। सू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे लगता है कि एक सुंदर और प्यारी लड़की को क्यूट चीजें पसंद होना उसे और भी ज्यादा सुंदर बनाता है। तुम जैसी हो वैसी ही एकदम अद्भुत हो। ये सुनकर हैरान और थोड़ी घबराई सी महसूस करती है। वह फिर से उस खरगोश टॉपिंग को देखती है और मुस्कुरा उठती है। धन्यवाद, वह कहती है, मुझे वाकई में क्यूट चीजें पसंद हैं। आवाज का जादू। सुबी कबूल करता है, तुम्हारी आवाज भी बहुत क्यूट है। वह उसकी आवाज की तुलना अपने पसंदीदा वीटूबर से करता है, मगर फिर थोड़ा घबरा जाता है। उसकी हंसी थोड़ी अजीब होती है और उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया। बातों बातों में वह कह देता है कि उसे फैमिली रेस्टोरेंट में खाना अजीब लगता है, क्योंकि अब उसकी कोई फैमिली नहीं है। हाँ चौंकती है, क्या मतलब कि अब तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? एक दर्दनाक सच्चाई। सू को एहसास होता है कि उसने बहुत कुछ कह दिया है। वह बात को पलटने की कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हाँ को चिंता होती है। उसे याद आता है जब सू ने कहा था कि वो सिर्फ न्यूट्रिएंट जेली खाता है। आखिरकार सू सच बताने का फैसला करता है, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी बहनों के बारे में और अपने और तातवेन जन्मदिन के दिन जो कुछ हुआ वो सब बता देता है। हाँ उसे रोता देख और दुखी हो जाती है। सू फिर भी कहता है, ये मेरी ही गलती है, मैं ही इतना बेकार हूँ। हाँ उसे गुस्से में देखती है, तुम बेकार नहीं हो। उसे याद आता है जब उसने हाँ को उत्पीड़क से बचाया था। वह कहती है, मेरी नजरों में तुम हीरो हो। यह सुनकर सू हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन अब उसे लगता है कि उसने सच बताकर सही किया। विदा और नए सवाल। लंच के बाद दोनों विदा लेते हैं और दोबारा मिलने की उम्मीद जताते हैं। सू चलता हुआ सोचता है कि अब वह किस स्कूल में जाएगा। उसके दिमाग में हाँ की आवाज घूमती रहती है, इतनी प्यारी। वह सोचता है, क्या वह वॉइस एक्टिंग या वीट्यूबिंग जैसे किसी काम में है। फिर वह पूछता है, क्या हम दोबारा मिलेंगे? दूसरी ओर किसी कमरे में एक उन्नत डेस्कटॉप कंप्यूटर सेटअप है। कोई व्यक्ति कीबोर्ड पर टाइप कर रहा है और साथ में अपने मोबाइल पर मैसेज चेक कर रहा है। तभी एक वीट्यूबर अवतार, खुद को कगुया कहती है, ऑनलाइन आती है। एक खुशमिजाज लड़की जिसके पास एक खरगोश वाला सॉफ्ट टॉय रखा हुआ है। कगुया की सोशल मीडिया हिस्ट्री से पता चलता है उसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और सैकड़ों वीडियोज। वह कैमरे में देखती है और कहती है, आज कुछ खास हुआ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, ये मेरा सीक्रेट है। रिकॉर्डिंग बूथ में वही प्यारी आवाज हाँ की निकलती है। वह कहती है, मैं आज यूनिक्राफ्ट गेम खेलने वाली हूँ। बीते हुए दिन की याद। सू अपने डॉर्म के कमरे में है और याद कर रहा है उस दिन को जब उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था, अमागासाकी हवेली में। सू के जाने के तुरंत बाद परिवार डाइनिंग रूम में उसका बर्थडे केक खा रहा है। उसकी जुड़वा बहन मात्सू हंसती है, उसका चेहरा उस समय बहुत फनी लग रहा था। फुदा सहमति में सिर हिलाती है, सच में बड़ा मजेदार था वो। शिकी कहती है, मुझे तो वो पूरा सीन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, वायरल हो जाता। तीसरी बहन मिका कहती है, अब जब वो चला गया है, घर की हवा कितनी साफ लग रही है। फिर वे सब मिलकर हंसते हैं, उसकी गैर मौजूदगी का मजाक उड़ाते हुए। हर बहन की शिकायत। शिकी कहती है, अब मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कोई मुझसे नहीं कहेगा कि मेरी वॉइस एक्टिंग जॉब पर असर पड़ेगा। मात्सू बोलती है, मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि वो मुझे सेल्फी लेने से रोकता था। फुदा कहती है, उसने तो मुझे सोशल मीडिया पर भी बैन कर दिया था। आयो, बड़ी बहन कहती है, उसने तो एक फेमस डायरेक्टर का ऑफर भी ठुकरा दिया मेरे सामने। सभी दंग रह जाते हैं। नाना, फाइव और याकी। नाना कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक फाइव मुझे सपोर्ट करता है। सभी हंस पड़ते हैं, फाइव ही तो उसकी दुनिया है। शिकी नाना से पूछती है, तुम्हारा अगला सॉन्ग तो हिट हो गया, अब क्या? वो कहती है, फाइव के साथ गाना ही मेरी जिंदगी है। आखिरी में याकी बस इतना कहती है, मैं कभी नहीं चाहती कि सू लौटे। ईओ की घोषणा। उनकी माँ और सीईओ अम्माना कहती है, अब वो रुकावट हट गई है जो तुम्हारी प्रतिभा को दबा रही थी। अब तुम अपनी कला को स्वतंत्र रूप से दुनिया को दिखा सकती हो। अगली सुबह एजेंसी में अम्माना अपने ऑफिस में बैठी है। उसकी सेक्रेटरी यूकी चिंतित है। आपने मुझे नहीं बताया कि आपने सू को निकाल दिया है। अम्माना मुस्कुराकर कहती है, ये तो एक मामूली बात थी। यूकी कहती है, मगर वो तो सब कुछ संभालता था। अम्माना आत्मविश्वास से कहती है, मैंने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। तभी एक युवती प्रवेश करती है। मेरा नाम रेम्मा है,
मैं कोशी एकेडमी से आई हूँ, एक इंटर्न। यूकी चौंकती है। एक इंटर्न, वो 7 सुपरस्टार्स को संभालता था। अम्माना मुस्कुराती है। अगर सू जैसा फेल इंसान उन्हें संभाल सकता है, तो रेमा जैसी टॉपर क्यों नहीं? रेमा थोड़ी सहम जाती लेकिन कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। यूकी बस सोचती है, सू के बिना सब कुछ बिखर जाएगा, और दिल ही दिल में पुकारती है, कृपया वापस आ जाओ, इट्स सू। आप चाहें तो इस नरेशन को ऑडियो स्क्रिप्ट में कन्वर्ट। यहाँ पर उस टेक्स्ट का शुद्ध हिंदी में भावनात्मक और कथात्मक शैली में रूपांतरण प्रस्तुत है। नई शुरुआत की पहली किरण। सवेरा होने से पहले ही सू की आंख खुल गई। घड़ी की सुइयां सुबह के 4 बजा रही थी। वह धीरे से बिस्तर छोड़ता है। शायद यह आदत बन गई थी अपने भीतर बैठे अस्थिर अतीत से पीछा न छुड़ा पाने की। आज उसका 18वां जन्मदिन था और उसी दिन उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था। अब वह एक नए शहर, नए स्कूल और एक अनजान हॉस्टल में रह रहा था, जिसे उसके पुराने स्कूल के प्राचार्य ने व्यवस्थित किया था। जिस परिवार ने उसे ठुकराया, वह सिर्फ एक आम परिवार नहीं था। वह तो एक रंगमंच जैसा था, जहां उसकी 7 बहनें देश की शीर्ष हस्तियां थीं और उनकी मां मनोरंजन जगत की एक शक्तिशाली सीईओ उन्हें संचालित करती थीं। और सू, वह उन सबका मैनेजर हुआ करता था। अब जब उसकी जिंदगी पलट चुकी थी, वह नाश्ता बनाता है, साफ सुथरा, संतुलित और पोषण से भरपूर। एक कौर लेते ही उसके चेहरे पर सच्ची संतुष्टि की चमक फैल जाती है। यही तो है सोल लिविंग का असली स्वाद। काश उसके पास यह सब स्ट्रीम करने के लिए कोई डिवाइस होती। तभी उसे एक आवाज याद आती है, हकी आवाज। वही आवाज जो उसकी पसंदीदा वीट्यूबर कागुया जैसी लगती थी। शायद यह सिर्फ एक संयोग था, पर वह उस विचार को अपने मन से निकाल नहीं पाता। स्कूल में नई दस्तक। नए स्कूल के पहले दिन जब वह क्लास में प्रवेश करता है, उसे सामने बुलाया जाता है। वह शर्माते हुए सभी को नमस्ते कहता है। उसकी हल्की कोमल आवाज और मासूम चेहरा देख सब चौंक जाते हैं। क्या यह कोई लड़की है या कोई अत्यधिक सुंदर लड़का? जैसे ही वह अपनी सीट की ओर बढ़ता है, उसे रास्ते में किसी का जानबूझकर फैला हुआ पैर दिखता है, पर वह बिना टकराए आगे बढ़ जाता है। उस छात्र रिकियो को यह अपमान लगता है। वह गुस्से से चीखता है, लेकिन सुशांत रहता है। कोई टकराव नहीं चाहता। विवाद धीरे धीरे एक हास्यास्पद मोड़ लेता है जब सू उसके फटी हुई पतलून की मरम्मत की बात करता है अपने क्यूट पैचवर्क के जरिए। लेकिन यह भलाई गलती मानी जाती है। वह अपनी सीट की ओर बढ़ता है और वहां उसे मिलती है वही लड़की। एक परिचित आवाज और छुपा राज जो उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी, उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। धीरे धीरे बात खुलती है। उसे आइस क्वीन कहा जाता है। कारण, वह बहुत शर्मीली है और लोगों से बात नहीं कर पाती। लेकिन जब वह अपने वीट्यूबर अवतार कागुया के रूप में आती है, तब वह सहज, खुली और आत्मविश्वासी बन जाती है। सू को झटका लगता है। वही आवाज, वही बैग में चाकीवा रैबिट की कीचेन, सब मिलाकर वह जान जाता है कि यही कागुया है, उसकी सबसे पसंदीदा स्ट्रीमर। लड़की घबरा जाती है और रो पड़ती है, लेकिन सू उसका हौसला बढ़ाता है, कहता है कि वह बहुत अच्छी है जैसी वह है। एक वादा और एक आमंत्रण। सू तय करता है कि वह हर दोपहर के साथ खाना खाएगा ताकि वह बातचीत में सहज हो सके। लेकिन वह केवल इतना ही नहीं करता, वह उसे स्कूल के बाद बाहर चलने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वह क्यूट बनने का अभ्यास कर सके। मॉल में एक नई शुरुआत। दोनों पास के मॉल में जाते हैं। वह उसे मेकअप स्टोर में ले जाता है, जहां वह अपने वर्षों के अनुभव से हका मेकअप करता है। वहां की ब्यूटी काउंसलर हारू पहले तो चौंक जाती है, लेकिन जल्द ही उसकी कला देखकर अभिभूत हो जाती है। वह देखती है कि सू कैसे गहराई, संतुलन और सटीकता के साथ हा के चेहरे को संवारता है। उसकी आंखों में उत्साह है, उसके हाथों में कोमलता और उसकी शैली में दिव्यता। हारू सोचती है, यह केवल प्रोफेशनल मेकअप नहीं है, यह तो जैसे किसी देवदूत की कृति हो। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और आगे बढ़ा सकता हूं, या इसे पॉडकास्ट स्क्रिप्ट टेक्स्ट का ज्यों का त्यों हिंदी अनुवाद है, बिना किसी बदलाव के। थोड़ी देर बाद सू कुछ आखिरी टचेस देता है और पहले से ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले कैनवास पर अपनी कला पूरी करता है। मिरर में हा की रिफ्लेक्शन थी, पहचान में अलग, लेकिन फिर भी सांसें रोक देने वाली। लड़की भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो खुद को देख रही थी। उसने शर्माते हुए उसकी राय पूछी, कहते हुए कि उसने कुछ ट्रेंडी एस्पेक्ट्स मिक्स किए हैं। यंग मैन बिल्कुल लाल हो गया
जब उसने उसकी तारीफों की बारिश की। अपने चेहरे को अमेजिंग मेकअप के साथ पहचान भी नहीं पा रही थी। वो फाइनली उस इंसान में बदल सकती थी जो वो हमेशा से बनना चाहती थी। उसकी बातों ने हारू पर एक जानवर्धक हवा की तरह असर किया और कंसल्टेंट ने पूछा कि वो क्या बनना चाहती थी। इस बीच शॉप के दूसरे कस्टमर सू को घेरने लगे, पूछते हुए कि उसने मेकअप कैसे किया। हर तरफ से सवाल आने लगे और वो तुरंत एक सेलिब्रिटी बन गया। ये एक मजेदार पल होना चाहिए था, लेकिन हाँ बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि उनका साथ में समय दूसरी औरतों ने इंटरप्ट कर दिया था। उसने उसका हाथ पकड़ा और सबसे एक्सक्यूज किया, कहते हुए कि वो बिजी थे और डेट पर थे। इससे औरतें पीछे हट गई और जब सू इस अनएक्सपेक्टेड घोषणा से हैरान था, उसने इसे भागने का मौका समझा। बाद में उसने रीजन दिया कि उसने बस उसको मुश्किल से निकालने के लिए ऐसा कहा था। और भी बुरा यह था कि उनका कीमती अकेला समय अब उसकी जुबान फिसलने से बर्बाद हो गया था। दोनों के चेहरे फिर से लाल हो गए और गर्मी उनके सिरों में दौड़ गई। हैरानी की बात यह थी कि वो बिना शर्म के बात कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्ट्रीमिंग करते समय करती है। इस डेवलपमेंट का श्रेय यंग मैन को देते हुए उसने उसे फिर से थैंक किया। उसके बाद वो कपड़ों की दुकानों पर गए और कई क्यूट आउटफिट्स ट्राई किए। नेक्स्ट आर्केड था, फिर क्रीप शॉप, सब मॉल के फन में डूबने के लिए। कुछ घंटे बीते और उन्होंने काफी जगह देखी, बहुत सारा सामान भी खरीदा। ठीक तब एक बड़ा सिलुएट उनकी तरफ बढ़ा और पूछा कि वो साथ में क्यों घूम रहे थे। जान पहचान वाले आदमियों की तरफ मुड़ते हुए इत्सु पूछता है कि वो सब वहां साथ में क्या कर रहे थे। ये रिकियो था, जिसके साथ वो दो आदमी थे जो पहले हा को परेशान कर रहे थे। अमगासाकी परिवार में इस बीच अमगासाकी हाउस होल्ड में माकोक्याली पुलाव पकाने के लिए डांटा गया था कि वो कार में तेजी से अंदर जा सके। सिचुएशन बिगड़ रही थी और मात्सु ने उसे इनकम्पेटेंट होने का इल्जाम दिया। 2 दिन पहले इत्सु को एजेंसी से निकाल दिया गया। वो भी एक समर्पित मैनेजर था और ऑफिस की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता था। युकी ने चुपचाप खुद को साजबो प्रेसिडेंट के गलत डिसीजन को रोकने में नाकाम रही थी उसे निकालने के। जो काम बचा था उसमें डूबी हुई वो सोचती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ये रिसिड्यूल और सपोर्ट के लिए कॉल्स का तूफान रहा है, यंग मैन के काम के स्कोप से परे। नई इंटर्न के बारे में सोचती हुई जिसे उसकी जगह रखा गया था, वो उम्मीद करती है कि वो छोटी लड़की ठीक होगी। मुश्किल हालात। इस बीच टोक्यो टीवी स्टेशन पर रेम्मा को दीवार से धकेल दिया गया। मात्सु गुस्से में थी, कहती हुई कि उसने उसे पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया। आज उसे स्टूपिड रूकी कहती हुई। आइडल पूछती है कि उसका मैनेजर कैसे जिम्मेदारी लेगा। एक मेहनतकश और हार्डवर्किंग लड़की की इमेज के साथ वो आज तक कभी लेट नहीं हुई थी शेड्यूल पर। इंटर्न कहती है कि उसने उसे कई बार जगाने की कोशिश की थी, तो यह उसकी गलती नहीं होनी चाहिए। वो बस एक सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट थी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्पेशलाइज्ड थी। अभी वो अमगासाकी एजेंसी में काम कर रही थी और उनकी सबसे फेमस आइडल्स में से एक का सामना कर रही थी। मात्सु उसकी आंखों में सीधे देखती है, कहती हुई कि वो ऑब्वियसली जवाब नहीं देती अगर वो सो रही होती। फिर भी लड़की घंटों पहले उसके दरवाजे पर जोर से नॉक कर रही थी और चिल्ला रही थी। एक प्रोडक्शन स्टाफ मेंबर झिझकते हुए पास आया। उसने रोकने के लिए माफी मांगी, लेकिन उन्हें शो की शूटिंग जल्द ही करनी थी। भले ही इससे आइडल को अनोयंस होता है, उसने अनिच्छुक होकर अपने मैनेजर को छोड़ दिया। मात्सु पल भर में बदल गई और प्रोडक्शन स्टाफ को चमकते और क्यूट तरीके से जवाब दिया। वो सेट की तरफ दौड़ गई, रेम्मा को उस सिचुएशन में डिसबिलीफ में छोड़कर जहां वो खुद को पाया था। अमगासाकी फैमिली की 5th डॉटर पॉपुलर आइडल ग्रुप प्रिजन की शाइनिंग सेंटर थी और एक टॉप टियर सेलिब्रिटी थी। उसकी असली पर्सनालिटी के इतने बड़े फर्क को देखते हुए इंटर्न सोचती है कि क्या वो अपनी जॉब बचा पाएगी। उसने अपने डाउट्स को झटका दिया, न कहते हुए कि उसे अडेप्ट करना सीखना होगा अगर वो इंप्रूव करना चाहती है। बहनों का एक सुपर गुस्सा। बाद में चांद निकला और कहीं और जाने का समय हो गया। मात्सु अपने मैनेजर को कहती है कि वो अब ठीक हो जाए। रेम्मा को कार में घुसने और मेकअप तेजी से करने को कहा जा रहा था। वो इस सदन कमांड से हैरान है क्योंकि मेकअप आमतौर पर प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं। आइडल आर्ग्यू करती है कि इसलिए तो वो वहां है। एक टॉन्ट भरे चेहरे से वो कहती है कि एक मैनेजर के लिए ऐसी स्किल होना बेसिक स्टैंडर्ड है।
उसने इस रिडिक्यूलस स्टैंडर्ड के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन आइडल के खिलाफ नहीं जा पाती। प्रोफेशनल के लिए भी चलती गाड़ी में मेकअप करना रिस्पॉन्सिबल और एब्सर्ड है। मात्सु गुस्से से फ्राउन करती है जब उसे इत्सु याद आता है, जो उसे हमेशा काम करते समय हिलने से रोकता था। उसे लगता है कि सबको ऐसा कर सकते हैं और छोटी लड़की को बस उसके कमांड्स फॉलो करने को फोर्स करती है। जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तो मैप के लिए और समय नहीं होगा। वो पूछती है कि क्या इंटन उसे फिर से ले लेकर के बुरा दिखाने का इरादा रखती है। मुसीबत में मात्सु उस रात घर पर मात्सु चीखी और गाली दी जब उसने अपना सामान इधर उधर फेंका। गुस्से में उसने पूछा कि नई मैनेजर में क्या गड़बड़ थी। एक बार लेट होना काफी था, लेकिन उसे दिन में 2 बार शर्मिंदा करना पड़ा। अंत में उसे पहले अपना मेकअप ठीक करना पड़ा, जिससे प्रोड्यूसर्स और उसके अपने मेंबर्स बात करने लगे। उसने सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा जब इत्सु पिक्चर से बाहर हो गया था। चूंकि चीजें उसके हिसाब से नहीं चल रही थी, उसने अपना गुस्सा निकाला और अपने बेड के बगल में बियर का कैन देखा। ऐसे वक्त में सिर्फ एक ही तरीका था टेंशन दूर करने का। कैन खोलने पर कार्बोनेशन फिजल्ड आउट हो गई और सपोर्टली परफेक्ट आइडल ने खुद को शराब में डुबो दिया। वो हंसी और अपने हाथ पैर फेंके, खुश थी कि वो इत्सु के बिना जो चाहे कर सकती थी। उनकी अलगाव को देखते हुए उसे लगता है कि इत्सु कहीं सड़क पर भूखा मर रहा होगा। इतनी ज्यादा शराब पीने से मस्ती में आकर उसने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करने का डिसीजन लिया। उसने बिना ज्यादा सोचे उसे भेज दिया और हल्की सी मुस्कुराई जब वो अपने फॉलोअर्स के बारे में सोच रही थी, जिन्हें वो वायरलिटी के लिए आसान टारगेट्स मानती थी। अपनी पोस्ट के साथ टॉप आइडल को यकीन था कि उसके फैंस बंदरों की तरह बिहेव करेंगे जब वो उसे हाइप अप करने की कोशिश करेंगे। मात्सु गहरी नशे में डूबी नींद में गिर गई। अपने फोन पर आई अनगिनत नोटिफिकेशन से उठने में नाकाम रही। पोस्ट आग लगाए हुए था और वो वायरल हो रही थी जैसा उसने उम्मीद की थी। अगली सुबह सबकी आंखें उनके डिवाइसेस पर टिकी हुई थीं, क्योंकि एसएनएस पर ट्रेंडिंग सेक्शन भर गया था। मामले से अनजान दिखते हुए युकी ने थकान से सांस ली जब उसके फोन पर कॉल आया। जिस पल उसने पिक किया, एक आवाज ने उस पर चिल्लाते हुए ऑनलाइन घूम रही फोटो के बारे में पूछा। एक ब्रांड को अपनी इमेज खराब होने की चिंता थी और कहा कि वो एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। जब उसने धमकी भरे अंदाज में जवाब दिया, पार्टनर ने कहा कि उसे शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसके टैलेंट ने क्या किया। उसे डांटा जाता रहा तो सेक्रेटरी ने इंटरनेट चेक करने का डिसीजन लिया। इसके साथ ही अमगासा की फैमिली को यह पता चलने वाला था कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अब तक उनकी सक्सेस का कारण वो यंग मैन था जिसे उन्होंने अपनी फैमिली और कंपनी से निकाल दिया था। यदि आप अगली किश्त का अनुवाद चाहते हैं तो बस बता